हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। सो गाइस, बहुत दिनों बाद आज हम नया चैप्टर लेकर के आए हैं जो कि है चैप्टर नंबर 9 हमारे सिलेबस का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी दीपावली की शुभकामनाएं। सो गाइस, इन छुट्टियों का क्यों ना फायदा उठाया जाए और इस चैप्टर को पट पट पढ़ लिया जाए। सो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। तो हमारा जो चैप्टर, इसका नाम क्या? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। भैया किसी भी चैप्टर के नाम के मतलब को समझने से ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। कंट्रोल करना क्या होता होगा? कंट्रोल करने का मतलब, अब आप समझते कंट्रोल करना यानी कि भाई उसको कंट्रोल करना, कंट्रोल करना यानी कि उसको कंट्रोल करना। इसी तरीके से सबसे पहले हमारे दिमाग में वर्ड्स आते हैं। कंट्रोल करना यानी कि किसी भी चीज को रेगुलेट करना। क्या करना? रेगुलेट करना। क्या होता है रेगुलेट करना? अब हमारे घर पे जो फैन है उस पर रेगुलेटर लगा होता है, ठीक है। उसको हम कम करते हैं, ज्यादा करते हैं, इवन स्टॉप स्टार्ट उसी से भी हम कर सकते हैं। उसी तरीके से किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करना, स्टॉप करना, स्लो डाउन करना, फास्ट अप करना, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? ये सब कुछ आता है कंट्रोल के अंदर। कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी सारी प्रोसेसेस, एक्टिविटी, इवन मेटाबॉलिज्म जो भी हम बोले, ये जो चल रही है उस पे हमारा वश, ठीक है, यानी कि उसको स्टार्ट स्टॉप रेगुलेट करना इज कॉल्ड कंट्रोल करना। अब ये बहुत सारी जो प्रोसेस हमारे शरीर में हो रही है, ये एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेटेड मैनर में होना जरूरी है। कोऑर्डिनेटेड मैनर में होने का मतलब ऐसा नहीं कि भाई एक अलग ही कुछ और चल रहा है, कुछ अलग ही चल रहा है, ऐसा नहीं। ये आपस में सारी रिएक्शन, सारी प्रोसेस, सारे सिस्टम्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी होते हैं। उसी तरीके से इसीलिए उनमें क्या होना बहुत जरूरी है? कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि एक अकेला सिस्टम एक अलग ही क्या कर ले, काम कर ले। जैसे कि इसके पहले आप चैप्टर नंबर 8 रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन में पढ़ के आए हो कि भाई जब आप रेस्पायर करोगे तो ऑक्सीजन तभी तो आप सर्कुलेट करोगे ना। अब रेस्पिरेशन ही नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन ही नहीं आ रहा है, तो आप किस चीज को सर्कुलेट करोगे? तो यहां पर रेस्पिरेशन क्या है? क्या है भाई? एसोसिएटेड है किसके साथ? सर्कुलेशन के साथ। तो वही ये सारी प्रोसेस एक रेगुलेटेड मैनर, कोऑर्डिनेशन में एक प्रॉपर तरीके से हो, उसी को अपन क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। तो इस चैप्टर के अंदर अपने को ये दोनों चीजें पढ़ना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये पूरा जो चैप्टर है हमारे ब्रेन से रिलेटेड है और उनसे फैले सारे नर्व से रिलेटेड। ओके, सो ये जो चैप्टर है लोगों को लगता काफी डिफिकल्ट है, बहुत थोड़ा सा एज कंपेयर टू पूरा हमारा सिलेबस ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज और काफी वास्ट चैप्टर है। तो आपको घबराना नहीं है, सारी चीजें क्लियर करके मैं दूंगा आपको, ठीक है। सो आज हमारा ये जो क्लास होने वाला है, ये इंट्रोडक्टरी क्लास होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ अपन इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में चलेंगे, काफी पढ़ेंगे, मतलब काफी धीरे 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 स्लो और काफी अच्छे से आपको मैं ये समझाने वाला हूं। ओके, सो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले अपन बात किस चीज की करेंगे? अपन बात करते हैं अब देखो, जो भी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है, यस, ऑर्गेनिज्म कोई भी होगा तो वो कैसा होगा? ये आइदर वो होगा यूनिसेलुलर, ठीक है नहीं, या तो वो यूनिसेलुलर होगा या तो मल्टी सेलुलर होगा। चलो, अब ऑर्गेनिज्म की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने बोला कि वो यूनिसेलुलर है, हो सकता है, या फिर मल्टी सेलुलर हो सकता है। अब यहां पर कुछ नमूने ऐसे भी बैठे होंगे जिनको यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का भी नहीं पता, तो बच्चों आपका भविष्य सच में, ठीक है, खतरे की कगार पे है। तो मैं फिर से बता देता हूं, यूनिसेलुलर का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल हो, और मल्टी सेलुलर का मतलब वो जिसके पास भाई मल्टीपल सेल हो। क्या हो? मल्टीपल सेल, यानी कि जिसके पास बहुत सारे सेल हो वो आएगा मल्टी सेलुलर के अंदर, और जिसके पास सिर्फ एक ही सेल होगा वो किसके अंदर आएगा? यूनिसेलुलर के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। अगर हम कोऑर्डिनेशन की बात करें, अब कोऑर्डिनेशन के लिए एक से ज्यादा लोगों का होना जरूरी है। अब जैसे कि हम बात करते हैं कि कोई एक अकेला बच्चा बैठा है,
वो पेपर दे रहा है या किसी भी चीज जो कोई भी एक्टिविटी कर रहा है तो उसको बाकियों से तालमेल यानी कि कोऑर्डिनेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बिकॉज वो वहां पर अकेला है। लेकिन जब कोई चीज ग्रुप में की जा रही है, बहुत सारे लोग वहां पर है, तो आपस में कुछ बातचीत या कुछ भी उनके बीच में कम्युनिकेशन होना जरूरी है, तभी वो उस एक चीज को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो सेम कहानी यहां पर अप्लाई होती है। अब यूनिसेल्युलर जो हम बोल रहे हैं ये तो सिंगल सेल है, ये तो सिंगल सेल है। तो भैया यहां पर हमको कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा क्या? कोऑर्डिनेशन की इसकी जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, एक सेल है, अगर एक सेल है तो उसमें जो आपस में उसके अंदर जो एक्टिविटी हो रही है उसमें थोड़ा बहुत वहां पर हमको कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। इसलिए हम इसमें क्या बोल देते हैं, यहां पर बहुत हमको सिंपल टाइप का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। यानी कि यही मतलब है, सिंपल सेल है, सिंगल सेल है, तो उनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जैसी चीजों में काफी दिक्कत आती नहीं है। वो सेल अकेला ही अपना सारा कुछ काम धाम सब कुछ अकेले निपटा लेता है। इसलिए यहां पर हम जो भी चीजें पढ़ने वाले हैं, क्या वो यूनिसेल्युलर के बारे में पढ़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं। यूनिसेल्युलर बोल दे कि बहुत सिंपल टाइप का इसका ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी वजह से यहां पर हमको ज्यादा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन मतलब लगभग देखने को ही नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन बात अब आ जाती है भैया मल्टी सेल्युलर एनिमल की, यानी कि एनिमल बोले या कुछ भी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की। जब बात मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की आएगी, अब यहां पर बहुत सारे सेल होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं। अब जब बहुत सारे सेल होते हैं तो इनको कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है, कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब देखो, कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है और मल्टी सेल। अब क्या होता है, जैसे कि एक कहानी आपको पता होगी बच्चों, कैसे? पहले तो एक सेल है, ये सेल अकेला है तो ठीक है, तो ये अकेले सेल की कहानी हमने पढ़ ली। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, अब बहुत सारे सेल हैं, तो ये जो सेल है ना, इसने और अपने बहुत सारे सेल के साथ मिल करके क्या बना लिया है, क्या बना लिया है? टिश्यू। क्या बना लिया है? टिश्यू। यस, क्या बना लिया है? टिश्यू। अब यही टिश्यू से टिश्यू मिलके आपको पता है ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनेगा, एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा, या बॉडी, आप जो कहना चाहो वो कह सकते हैं। तो क्या हो रहा है, सेल तो सिर्फ सिंगल सेल था, वो कहानी तो हमने पढ़ ली भाई, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब सेल धीरे 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 बढ़ने लगे, साथ में रहने लगे, तो टिश्यू बनाने लगे, ऑर्गन बनाने लगे, सिस्टम बनाने लगे। भैया पूरी बॉडी बन गई, इनके अंदर बहुत सारे सिस्टम, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग लोग है क्या नहीं? तो इनमें कोऑर्डिनेशन अब बहुत जरूरी हो जाता है। अब पहली बात, कोऑर्डिनेशन करना क्यों है? हम बोल रहे हैं ना कोऑर्डिनेशन 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 कोऑर्डिनेशन। अरे मेरे मुन्ना और मुन्नाओं, कोऑर्डिनेशन करना ही क्यों है? तो कोऑर्डिनेशन करना इसीलिए है, ये ध्यान दो आप, बिकॉज टू मेंटेन, चलो अच्छे से लिखते हैं, टू मेंटेन होमियोस्टैसिस, स्टैसिस। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग मेरा ऊपर नीचे होता है, आप देख लेना थोड़ा सा। सो गाइस, टू मेंटेन होमियोस्टैसिस, मेंटेन मतलब होमियोस्टैसिस को बरकरार रखने के लिए कोऑर्डिनेशन हो रहा है हमारे शरीर में, सारी चीजें एक ही चीज के लिए काम कर रही है, वो है कि भाई इस होमियोस्टैसिस को बनाए रखा जाए। आखिर ये होमियोस्टैसिस है कौन? ये होमियोस्टैसिस है कौन? ये होमियोस्टैसिस का मतलब होता है कि हमारे शरीर का, यानी कि इंटरनल बॉडी एनवायरमेंट, यस, हमारे अंदरूनी पर्यावरण को बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन। अच्छा, टू मेंटेन लिख लेते हैं इसके आगे, ताकि अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाए। अच्छा, मेन ही हो गया, टू मेंटेन इंटरनल बॉडी एनवायरमेंट। ओके, अब इंटरनल बॉडी एनवायरमेंट की अगर बात करें ना, तो स्पेसिफिकली मैं यहां दो वर्ड यहां पर ऐड करना चाहूंगा बच्चों, कि भाई एनवायरमेंट में भी क्या, भाई हमारे शरीर का पीएच प्रॉपर मेंटेन रहे, और दूसरा टेम्परेचर, क्या? टेम्परेचर, यस। तो हमारे शरीर के अंदर का टेम्परेचर और पीएच बराबर बना रहे, इसके लिए कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। और आपको पता है यही पीएच और हमारे शरीर का टेम्परेचर बहुत जरूरी है, बहुत सारे एक्टिविटी, फंक्शन, सारी चीजें एक स्मूथ तरीके से हमारे शरीर के अंदर हो, इसके लिए
होम्योस्टेसिस यानी कि पीएच टेम्परेचर मेंटेन होना बहुत जरूरी है। सो आप लोग यहां तक के समझ गए होंगे कि गाइस क्या क्या अपन ने देखा। हमने कहानी शुरू की थी ऑर्गेनिज्म से, कहा कि यूनिसेल्युलर में सिंपल, मल्टीसेल्युलर में हमको अब थोड़ा सा तामझाम देखने को पड़ेगा, देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली अब मल्टीसेल्युलर ही अपने को पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन क्यों करना है वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। अब बात आ जाती है सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन के ऊपर। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे थोड़ी सी और अच्छी सी बात करते हैं। अब हमने बोल दिया कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन, ये सारे शब्द आपको अब दिमाग में बिठा लेने हैं। आप अपने डिक्शनरी के शब्दकोश में एक और शब्द ऐड कर लीजिए। ओके, सो मैं एक बॉक्स ला लेता हूं यहां पर। यस, आई लाइक टू मेक दिस, अच्छा लगेगा ये, ठीक है। सो अब मैं क्या बोल रहा हूं भैया, ये जो कोऑर्डिनेशन है ना, अब ये कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? दो लोगों के, दो ऑर्गन के, दो टिश्यू के, दो सेल के बीच में आखिर कोऑर्डिनेशन होगा तो होगा कैसे? वो कहानी बात की अलग है। क्या एनिमल में कैसे होता है, एनिमल में और प्लांट में कैसे होता है क्या नहीं? अब प्लांट और एनिमल एक जैसे तो है नहीं, काफी डिफरेंट है, तभी तो इनको हमने अलग अलग किंगडम में रखा हुआ है क्या नहीं भाई? किंगडम एनिमल है, किंगडम प्लांट है। अब हमने बोल दिया है कि एनिमल में अलग तरीके से होगा और प्लांट में अलग तरीके से होगा, ऑब्वियसली क्योंकि दोनों की फिजियोलॉजी, एनाटॉमी अलग अलग है। तो इसके और इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन का तरीका होगा वो बिल्कुल अलग अलग होगा। तो ये आखिर ये अलग अलग कैसे होगा? सो गाइज, प्लांट के बारे में ज्यादा यहां पर हम बातें नहीं करते हैं, इसलिए प्लांट को पट 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 पढ़ के निपटा देते हैं, क्योंकि जितनी सिलेबस में हमारी इंपॉर्टेंट बातें हैं वही करेंगे, क्योंकि यहां पर अंकुश सर स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ाते हैं, ठीक है। सो गाइस, प्लांट में आखिर कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? तो बोलते हैं कि बाय, ध्यान से सुनना, बाय सेंडिंग केमिकल सिग्नल। बस खत्म, इतना ही, ज्यादा कुछ दिमाग ही नहीं लगाने का है बच्चों। क्या? अच्छा, ये सिग्नल को अच्छे से लिख लेते हैं अपन। बाय सेंडिंग केमिकल सिग्नल बोलता है कि कुछ केमिकल्स रिलीज करके यहां पर कोऑर्डिनेशन किया जाता है, कोऑर्डिनेशन सिग्नलिंग की जाती है, आपस में क्या किया जाता है भाई? वार्तालाप की जाती है। कैसे? केमिकल सिग्नल को दे करके, छोड़ करके। सिंपल सी बात है, प्लांट के अंदर इस तरीके से सारी चीजें होती है। अगर हम बात करें तो कुछ मोमेंट्स, यस, मूवमेंट, नॉट अ मोमेंट, कुछ मोमेंट, सॉरी, मूवमेंट के बारे में आपके बुक में जिक्र किया है, ठीक है। बोलता है कुछ फोटोटैक्टिक, कुछ बोलता है थिग्मो टैक्टिक, और कुछ बोलता है, क्या बचा है भैया? फोटोटैक्टिक, थिग्मोटैक्टिक, हाँ, फोटो, थिग्मो, अच्छा कीमो रह गया, हाँ, कीमोटैक्टिक। इस तरीके से ये तीन वर्ड जो ऐड किया है, काफी दिक्कत वाली बात नहीं है, समझने में बहुत आसान है। आप ध्यान से सुनिए तो समझिए कि फोटोटैक्टिक मतलब क्या है। अब हमारा जो प्लांट है, कभी भी देखना, वो ग्रो करता है किधर की तरफ? लाइट की तरफ। किधर? लाइट की तरफ। जहां से भी लाइट आएगा, तो लाइट आ रहा है, ये उसको स्टिमुलस मिल रहा है, और जिधर से भी लाइट आएगा प्लांट उस तरफ क्या करेगा? ग्रो करेगा, ठीक है। ऐसे मूवमेंट को अपन क्या कहते हैं? फोटोटैक्टिक, यानी कि भाई लाइट, फोटो मतलब क्या? लाइट, जिधर से लाइट आएगा उधर प्लांट ग्रो करेगा, मतलब उस लाइट को रिस्पॉन्ड कर रहा है हमारा प्लांट, यानी कि लाइट से वजह से मूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है। दैट इज अ फोटोटैक्टिक। सेकेंड वन इज थिग्मोटैक्टिक। थिग्मोटैक्टिक यानी कि जब कोई फिजिकली, है कि नहीं, फिजिकली उसको स्टिमुलस रिसीव हो, फिजिकली यानी कि जैसे आपने उसको हाथ लगा दिया, उसके ऊपर पत्थर आ गया, कुछ आ गया, तो वो फिजिकली उस चीज को क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है, और तब जाकर के वो क्या करेगा? कुछ ना कुछ मूवमेंट वहां पर दिखाई देगा। अगर समझने के लिए ऐसी बात समझे अपन कि भाई एक प्लांट था, प्लांट पे एक पत्थर आकर के गिर गया, देन वो वे ढूंढेगा दूसरा रास्ता। अब उसको तो पता ना, फिजिकली उसको वहां से ग्रो होने को ही नहीं मिल रहा है, सो वो अब दूसरा रास्ता ढूंढेगा। तो जब उसके वजह से कोई मूवमेंट हमको शो हो, उसको अपन क्या कहेंगे? थिग्मोटैक्टिक। देन द थर्ड वन इज द कीमोटैक्टिक। व्हाट इज कीमोटैक्टिक? ऑब्वियसली भाई, जब उसको केमिकल स्टिमुलस मिले,
केमिकल उसको मजबूर करे कि भाई केमिकल की बदौलत वो अगर अपना मूवमेंट शो करे तो उसको क्या कहेंगे अपन, कीमोटैक्टिक। यस गाइस, तो बस इतना ही था प्लांट के बारे में। प्लांट बस बताता है कि कुछ केमिकल सिग्नल्स रिलीज करके ये लोग आपस में कोऑर्डिनेशन स्थापित करते हैं, ठीक है। सो वही कुछ मूवमेंट्स बताए हैं जो कि प्लांट्स हमको दिखाता है। तो ये बात हो गई प्लांट्स की। लेकिन जब बात आती है ना एनिमल्स की, क्यों एनिमल्स के बारे में पता है हम बहुत अच्छे से क्यों पढ़ना चाहते हैं? हम एनिमल्स के बारे में इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि हम खुद उससे कम नहीं है, ठीक है। सो अब ये जो एनिमल है भैया, अब एनिमल की जब हम बात करेंगे ना, तो एनिमल में हमको कुछ में ऐसे सिंपल देखो, आपको पता है आप पूरा किंगडम एनिमिलिया पढ़े होंगे, कक्षा 11वीं में आपने पूरा किंगडम एनिमिलिया पढ़ा हुआ है। वहां पर हमको प्रॉपर बताया पोरीफेरा है क्या नहीं, सिलेंटेरेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, एंड ऑल सारे फाइलम्स, ठीक है। तो ये जो सारे फाइलम्स के बारे में आप पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले सिंपल एनिमल हमको देखने को मिलता है। धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है, उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आते जा रही है, वो चीजों को अडेप्ट करते जा रहे हैं। मतलब क्या, ये कॉम्प्लेक्सिटी आते जा रही है। तो पहले एनिमल कैसा है, सिंपल, लेकिन ये सिंपल से धीरे धीरे क्या होते जाएगा, कॉम्प्लेक्स होते जाएगा। क्या होते जाएगा, कॉम्प्लेक्स होते जाएगा। तो वही जब हम इनके बीच में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो वो भी हमको काफी सिंपल दिखाई देगा पहले, लेकिन धीरे धीरे वो कैसा होते जाएगा, कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। क्या, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की बॉडी, उसका सिस्टम कॉम्प्लेक्स होते जाएगा, उसके अंदर के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के सिस्टम भी तो कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा चीजें उसमें ऐड होते जाएंगे। आप इसको कुछ इस तरीके से समझिए और इसे मेरी ही तरह अपने दिमाग से इरेज कर दीजिए। वो तो मैं जस्ट बता रहा था कि भाई हाँ इस तरीके से होता है। अगर मैं शॉर्ट और स्वीट और सिंपल बात करूं इसके बारे में कि भैया एनिमल में कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाता है, अगर प्लांट में बाय सेंडिंग केमिकल सिग्नल होता है तो एनिमल के अंदर ड्यूअल सिग्नलिंग होती है। कैसी होती है, ड्यूअल सिग्नलिंग। ड्यूअल का मतलब क्या होता है, आपको तो पता ही है, ड्यूअल मतलब डबल, ओके। दोनों तरीके से होती है, एक है बाय सेंडिंग, सेंडिंग वर्ड अच्छा नहीं लग रहा है, चलो सेंडिंग को हटा देते हैं, सीधा अपना पॉइंट पे आते हैं, बाय केमिकल सिग्नल। क्या लिख दिया भैया मैंने, बाय केमिकल सिग्नल। इस केमिकल सिग्नल को अपन इलेक्ट्रिकल, क्या इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी कहेंगे। ये सारी चीजें काफी डीप में काफी अच्छे से मैं बताऊंगा, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है बच्चों। सो बाय केमिकल सिग्नल, ये केमिकल ओ कुछ गलत लिख दिया क्या, ये केमिकल सिग्नल में मैंने कैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्यों डाल दिया। हो जाता है बच्चों, हो जाता है, कैसा है, हम भी थोड़े से अध्यापक ही तो है। केमिकल सिग्नल यानी कि भाई जिसको अपन बोलेंगे हार्मोन सिग्नलिंग, हार्मोन के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है, हार्मोन के थ्रू, यस। केमिकल सिग्नलिंग यानी कि हार्मोन्स के थ्रू होती है, जो हमारे शरीर में हम बोलते हैं ना हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसी का मतलब है ये किसके थ्रू हो रही है, केमिकल सिग्नलिंग, ठीक है। देन सेकंड जो आती है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में आपको पता होगा, बाय नर्वस सिस्टम, यस, बाय नर्वस सिस्टम। और यही नर्वस सिस्टम में मेरे को इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग लिखना था, इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग जो मैं यहां लिख बैठा था। सो भाई नर्वस सिस्टम मतलब हमारे जो नर्व से चीजों का आदान प्रदान यानी कि मैसेजेस जाते हैं ना, उसको अपन इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैसे पास ऑन होते हैं, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। देन द सेकंड इज द केमिकल सिग्नल यानी कि हार्मोनल सिग्नल्स, हार्मोन्स के थ्रू कैसे मैसेजेस पास ऑन होते हैं, ये सारी चीजें अपने को देखना है एनिमल के अंदर। अब आप चैप्टर को थोड़ा सा ओवरलुक करें, अच्छे से देखिए। तो सबसे पहले अपन ने बात किया ऑर्गेनिज्म के बारे में, जहां पर मैंने ऑर्गेनिज्म को दो इसमें डिवाइड कर दिया, मल्टीसेल्युलर और यूनिसेल्युलर में। देखिए मैं एक एक चीज को डीप में बार बार रिपीट करके जा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में कोई शंका यानी कि डाउट ना बचे और आपको ये चैप्टर आगे में और अच्छे से जल्दी जल्दी समझ में आते जाए। सो यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर, यूनिसेल्युलर को छोड़ दो, मल्टीसेल्युलर कोऑर्डिनेशन स्थापित करना बहुत जरूरी है टू मेंटेन होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस क्या होता है बच्चों, मैं आपको बताया हूं, इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखना, पीएच को मेंटेन रखना, यही कहलाता है हमारा होमियोस्टेसिस। अब बात करते हैं जब अपन कोऑर्डिनेशन की, तो भैया एनिमल में और प्लांट में अलग अलग देखने को मिलता है। प्लांट बोले तो सेंडिंग केमिकल सिग्नल के द्वारा और एनिमल बोले तो भैया बाय
किसके, केमिकल सिग्नल भी और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा भी होता है। ये दोनों तरीके से यहां पर अब हमको देखने को मिलता है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ, और इसमें अपन देखते हैं कि गाइस ये सारी चीजें कैसे परफॉर्म हो रही है। मतलब चैप्टर बस ये हमारा जो आज का क्लास है बस एंडिंग तक के पहुंच चुका है। आप बस थोड़ा सा और बनाए रखिए अपना ध्यान। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि गाइस जब अपन एनिमल की बात कर रहे हैं, एनिमल के अंदर सिग्नलिंग की, तो एनिमल में जो सबसे पहला आता है ना, वो आता है पोरीफेरा। कौन आता है? पोरीफेरा। इट्स लाइक अ पोरिला घेऊन फिरा, इट्स अ पोरीफेरा। अगर पोरीफेरा की कुछ हम बात करें तो इसको अपन कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस भी बोलते थे, जैसे कि आप लोग जानते हो स्पॉन्जेस, स्पंज इनकी बॉडी होती है, ठीक है। क्या ये मल्टी सेलुलर होते हैं? यस, ये मल्टी सेलुलर होते हैं बच्चों। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन ये मल्टी सेलुलर होते तो है, लेकिन इनके अंदर कोई भी टिश्यू नहीं बनता। डज नॉट फॉर्म टिश्यू। यानी कि ये कैसी बात हो गई भैया? ये कैसी बात हो गई? एक घर में 10 लोग रह रहे हैं लेकिन ये परिवार ही नहीं है। ये तो वही बात हो गई। तो सेम इसके पास बहुत सारे सेल तो है, और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम क्या पढ़ते हैं कि जहां बहुत सारे सेल आ जाते हैं वो टिश्यू बना लेते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलके ऑर्गन बना लेते हैं। लेकिन इसके यहां ऐसा नहीं है। ये जो पोरीफेरा है, ये बहुत बेसिक सी बातें बता रहा हूं मैं, जो आपको बताने जा रहा हूं कि पोरीफेरा है, ये मल्टी सेलुलर है, लेकिन इसके पास कोई टिश्यू, कोई ऑर्गन नहीं होता है। ये करता क्या है? ये मल्टी सेलुलर तो है, मल्टी सेलुलर है, अलग अलग सेल अलग अलग काम करते हैं। यहां पर लेबर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। लेबर डिस्ट्रीब्यूशन, लेबर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? थोड़ा ध्यान से जानिए, समझिए और सोचिए। बोलता है कि रेस्पिरेशन के लिए एक अलग सेल है इसके पास। क्या है? रेस्पिरेशन के लिए अलग सेल है, एक्सक्रीशन के लिए अलग है, सर्कुलेशन के लिए अलग है, सर्कुलेशन के लिए अलग है, भैया बोले अलग काम करेंगे, और डाइजेशन के लिए अलग है। मतलब अब हमारे शरीर में आप देखो तो एक सेल मिलकर के बहुत सारे सेल बना लिया है, टिश्यू बन गया, ऑर्गन बन गया, और वो एक ऑर्गन रेस्पिरेटरी, क्या मतलब उसमें ऐड हो जाते हैं ऑर्गन से ऑर्गन और सिस्टम बना लेते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे पास होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। हर चीज का सिस्टम हमारे पास है। लेकिन क्या इसके पास सिस्टम है? नहीं, इसके पास सिर्फ एक सेल है जो कि क्या करता है? एक सेल रेस्पिरेशन का काम कर रहा है, एक सेल एक्सक्रीशन का काम कर रहा है, एक सेल सर्कुलेशन का काम कर रहा है, एक सेल डाइजेशन का काम कर रहा है। मतलब सोचो कि उसकी तो पूरी बॉडी है, उसके पास बहुत सारे सेल है, लेकिन अलग अलग सेल अलग अलग काम कर रहा है। इसी का मतलब है कि उसने अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, पूरा का पूरा क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। वहां पर कोई टिश्यू नहीं बना है, ठीक है। तो यहां पर भैया उनको कोऑर्डिनेशन की कोई जरूरत पड़ती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर कहा जाए तो थोड़ी बहुत। तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो पोरीफेरा है, क्योंकि भाई जब हम एनिमल के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम पूरा जाएंगे ना जमीनी स्तर से आसमान तक। तो पोरीफेरा, पोरीफेरा के बाद फिर टीनोफोरा, निडेरियास, प्लेटीहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, ये सारे लोगों की बात करते हो जाएंगे। तब जाकर के हमको ये देखने को मिलता है कि इवोल्यूशन हुआ है, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी हमको देखने को मिल रही है। सिंपल टाइप से धीरे धीरे चीजें कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जा रही है। कैसे जा रही है अभी थोड़ी देर में क्लियर कर देता हूं, और आप आगे मेरे वीडियो में बने रहेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आती जाएगी कि ये चीजें एग्जैक्ट क्या हो रहा है। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं बच्चों आपको कि लेबर डिस्ट्रीब्यूशन करने का मतलब यह है कि अलग अलग सेल यहां पर अलग अलग काम कर रहा है। जब सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं तो वो टिश्यू कहलाएंगे क्या? नहीं। इसीलिए ये मल्टी सेलुलर होने के बाद भी क्या नहीं बनाता है? ये टिश्यू नहीं बनाता है। अब जब ये टिश्यू नहीं बनाता है, सारा काम इसने बांट दिया, तो हम लोग पता है क्या कहते हैं? हम लोग बोल देते हैं साफ और सीधी भाषा में कि भैया तुम लोग नहीं, क्या ऐसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो इसमें हम बोल देते हैं कि भाई लैक ऑफ नर्वस सिस्टम। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये नर्वस सिस्टम एक माध्यम है। किस चीज का माध्यम है बच्चों? माध्यम है कोऑर्डिनेशन करने का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक माध्यम है नर्वस सिस्टम। लेकिन इनमें जरूरी ही नहीं है, इनमें वो सारी चीजें प्रेजेंट ही नहीं है कि कोऑर्डिनेशन करना पड़े। इसीलिए कोऑर्डिनेशन करने के लिए जिस सिस्टम की जरूरत पड़ती है वो इस पोरीफेरा के पास नहीं होता है।
पोरीफेरा बहुत प्रिमिटिव सिंपल टाइप का एनिमल होता है, जो कि जनरल नॉलेज के लिए मैं आपके लिए बता दूं, जनरल क्या बहुत ही बेसिक है भाई, स्पॉन्जस कहलाता है, मल्टीसेलुलर है वगैरह वगैरह सब कुछ, इसके पास ये नहीं है, ठीक है। तो इसके पास नर्वस सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से इसको दूसरे के साथ कंट्रोल नहीं करना पड़ता, इसलिए हम यहां पर क्या लिख दिए हैं, लैक ऑफ नर्वस सिस्टम, इसके पास नर्वस सिस्टम ही नहीं होता। तो क्या इसको पढ़ के कोई मतलब है? नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों। हम ये सारी चीजें पढ़ते क्यों? ताकि हमको पता चले कि क्या क्या चीजें गुजरी है, क्या क्या फेजेस है, पहले क्या था और अब क्या है, उनके बीच का जो गैप अगर अपन ने फाइंड कर लिया, वही हमारी स्टडी है। अब देखो, ये भैया इसके पास नर्वस सिस्टम तो नहीं है, लेकिन इसके बाद आने वाले जो फाइलम है, इसके बाद आने वाले जो फाइलम है, जैसे कि वही कौन से टीनोफोरा, निडेरिया वगैरह जो आप लोग पढ़ते हो, प्लेटिहेलमिंथेस, तो आगे अपन पढ़ेंगे हाइड्रा के बारे में, ठीक है, हाइड्रा, देन प्लेनेरिया जो कि प्लेटिहेलमिंथेस में आता है, ये सारी चीजों के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो इनमें हमको क्या देखने को मिलता है? इनमें हमको देखने को मिलता है भैया नर्वस सिस्टम। क्या देखने को मिलता है? नर्वस सिस्टम। अब ये जो नर्वस सिस्टम इनमें हमको देखने को मिलता है, इनमें हमको क्या देखने को मिलता है? नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है। और ये जो नर्वस सिस्टम है सिंपल टाइप का होता है। इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम देखने को मिला वो किस टाइप का होगा भैया? सिंपल टाइप का। कैसे टाइप का? सिंपल टाइप का नर्वस सिस्टम हमको देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे अपन आगे ऑर्गेनिज्म की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे आगे फाइलम की तरफ बढ़ेंगे, तो वहां पर कॉम्प्लेक्सिटी एनिमल में क्या होते जाती है? इंक्रीज होते जाती है, और उनके अलग अलग सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। जब एग्जैक्ट हम हाइड्रा के बारे में, प्लेनेरिया के बारे में पढ़ेंगे ना, तो आपको गैप समझ में आएगा कि अच्छा, हाइड्रा में थोड़ा सा एडवांसनेस आया है, लेकिन प्लेनेरिया में थोड़ा और डेवलपमेंट हुआ है, थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्सिटी आई है, कैसे कैसे ब्रेन डेवलप हो रहा है, कैसे इनके बीच में ट्रांसमिशन हो रहा है। हम देखेंगे कि भाई जो हाइड्रा है, हाइड्रा में कोई सेंटर ही नहीं है। हम यहां पर अगर चिमटी काटते हैं तो ये सिग्नल ब्रेन तक जाता है, ठीक है, लेकिन हाइड्रा में ऐसा कुछ है ही नहीं, उसके पास एक मेन सेंटर ही नहीं है कि सिग्नल कहां जाएगा। लेकिन ये थोड़ा सा प्लेनेरिया में डेवलप हो जाता है, और यही धीरे धीरे आगे डेवलप चलते रहता है। मतलब ये सारे इवोल्यूशन के साथ भैया कहानी चलते रहती है। सो गाइस, यहां तक था हमारा आज का इंट्रोडक्टरी क्लास। अब आगे में, अब ये तो है ना, जब आप सीरियल देखते हो तो सीरियल में जब वो खत्म होने लगता है तो बोलता है ना कि आगे का भाग, मतलब भाई कल क्या होने वाला है, तो वो कुछ छोड़ के जाते हैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सा, ताकि आपको उसको देखने की इच्छा हो। अब ये तो रही बात पढ़ाई, पढ़ाई तो वैसे भी करने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन फिर भी मेरा काम है कि आप आगे क्या देखने वाले हो, तो आप अगले क्लास में पढ़ने वाले हो इसी नर्वस सिस्टम के बारे में, जहां पर आप नर्वस सिस्टम किसका? हाइड्रा और प्लेनेरिया का देखोगे, और आपको समझ में आएगा कि ये जो हाइड्रा आप पढ़ रहे थे, इसमें आखिर नर्वस सिस्टम होता है, किस तरीके से होता है, कैसे होता है, डिफ्यूज टाइप का भैया इसमें हमको नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है। क्या होता है ये डिफ्यूज टाइप का, थोड़ा बहुत आप भी पढ़ लेना, वरना अगले क्लास में तो मैं पढ़ा ही दूंगा। सो गाइस, क्या देखा हमने आज? ठीक है, एक बार और मैं थोड़ा सा रिकॉल करा दूं। मैं बार बार चीजों को रिपीट करने में विश्वास रखता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ चीजें अगर आपकी छूट गई होगी तो ऐसे में कवर हो जाएगी। ओके, सो रही बात, ये ऑर्गेनिज्म यहीं से अपन ने स्टार्ट किया था, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। ये नहीं भूलना है हमको, होमियोस्टैसिस, होमियोस्टैसिस बिल्कुल नहीं भूलना है। क्या होता है होमियोस्टैसिस? एनिमल और प्लांट में किस तरीके से सिग्नलिंग की जाती है नर्वस सिस्टम्स के थ्रू और केमिकल सिग्नलिंग के थ्रू, और ये सारी चीजें जो अभी अभी हमने देखा। क्लियर है? सो गाइज, आशा करता हूं आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। ये जो नोट्स है आप वीडियो से देखकर भी बना सकते हैं, या फिर मैं इसका जो पीडीएफ है हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं। ओके, सो गाइज, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।